चलिए कहां तक हो गया था? हाइपर कॉन्जुगेशन की कंडीशंस देखनी थी ना। हाइपर कॉन्जुगेशन हमें कब मिलता है, किस परिस्थिति में मिलता है, ये देखना। कंडीशंस फॉर हाइपर कॉन्जुगेशन शुरू से समझा दे। कौन कहा शुरू से समझाने को? तो शर्तें कंडीशन एवं शर्तें लागू वाला तो पता है, पूरा से समझाने वाले इसको याद रखें। अब कल सुबह चर्चा करेंगे शर्तें लागू, ठीक है ना? शर्तें लागू फिर से समझाने वाले ध्यान दें। अब समय आएगा तो शर्तों पे चर्चा करेंगे, अभी नहीं। चलिए फिर से समझा देते हैं। देखिए मिटा दें घर जो भी लिखे हैं शर्तें लागू। आपका सब लोग बैठ गए कि नहीं? गब्बर को बैठा हुए आज भानु प्रताप ठाकुर, भानु प्रताप भी आ गए हैं। जहां 3 दिन हो बैठा लीजिए कहीं, आप करा दे। देखा जाए इसमें जो है हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसमें हम जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग जो चैप्टर शुरू कर रहे हैं वो हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन ये पहला चैप्टर है आपका, और पहले चैप्टर में पहला टॉपिक है हाइपर कॉन्जुगेशन, अति संयुग्मन। ठीक है ना? कोई दिक्कत? देखो भैया, चलिए चले जाइए, बेंच आगे की टेक्स्ट चिपका दीजिए। हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन क्या है उसको जानने के पहले इस परिघटना को सबसे पहले किसने अवलोकित किया था ये देखना है। इसको सर्वप्रथम बेकर और नाथन नामक वैज्ञानिकों ने अवलोकित किया था, इसलिए इस परिघटना को बेकर तथा नाथन प्रभाव के नाम से जानते हैं। तो पहला पॉइंट यही, इस परिघटना को इस परिघटना को बेकर तथा नाथन द्वारा सर्वप्रथम, कल इस पॉइंट को लिखा चुके थे, फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, सर्वप्रथम अवलोकित किया गया था, अवलोकित किया गया था। आता है इसे बेकर एंड नाथन प्रभाव कहते हैं, इफेक्ट कहा जाता है। ठीक है ना? बेकर और नाथन ने इसको सबसे पहले देखा था, इसलिए इस परिघटना को बेकर और नाथन प्रभाव कहते हैं।
अब देखिए हाइपर कॉन्जुगेशन है क्या? हाइपर कॉन्जुगेशन एक प्रकार का अनुनाद है। हाइपर कॉन्जुगेशन एक प्रकार का अनुनाद है जिसमें सिग्मा बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन युग्म डीलोकलाइज होता है। सामान्यतः जो क्लासिकल रेजोनेंस है, पुरानी परंपरा का जो अनुनाद है, उसमें पाई और अथवा पी इलेक्ट्रॉनों का डीलोकलाइजेशन होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन में सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन होता है। ठीक है ना? तो फिर से ध्यान दें, हाइपर कॉन्जुगेशन रेजोनेंस के लिए कॉन्जुगेटेड सिस्टम का होना जरूरी है। कॉन्जुगेशन का मतलब पड़ोसी। ठीक है, कॉन्जुगेशन का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या है? पड़ोस। रेजोनेंस अनुनाद हमें कहां मिलता है? जब कॉन्जुगेटेड सिस्टम हो, जैसे बेंजीन में है सिंगल डबल, इस तरह के अगर पाई बांड है, एक पाई बांड फिर सिग्मा फिर पाई फिर सिग्मा, एकांतर क्रम में पाई बांड आते हैं, तब वहां अनुनाद के कारण इलेक्ट्रॉन युग्म का पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होता है। यहां पर चलते फिरते रहना, इधर उधर चलना, अस्थिर होना, डीलोकलाइज चलनशील, अस्थिर। ठीक है ना? लोकलाइज का मतलब फिक्स हो जाना, डीलोकलाइज का मतलब अस्थिर रहना। अब देखिए दूसरा, इसमें क्या होता है, जैसे ऊपर मिटा दो ना, देखिए अगर जो है इस तरह का सिस्टम, ठीक है ना, पाई है, यहां एक सिग्मा है, लेकिन एक पाई फिर केवल सिग्मा, फिर पाई फिर सिग्मा फिर पाई, तो ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, पाई इलेक्ट्रॉन्स का कॉन्जुगेटेड सिस्टम। एक यहां पाई बांड है, फिर बगल वाला, फिर यहां के बाद पड़ोस वाला, ठीक है, इसके बगल वाले फिर पाई बांड है, फिर इसके बगल वाले फिर पड़ोसी। अब अगर यहाँ इसका डीलोकलाइजेशन होता है, ये इस पर आता है, ये इस पर जाता है, ये इस पर जाता है, तो यह क्लासिकल रेजोनेंस है, पुरानी परंपरा वाला रेजोनेंस, पुराना जैसा हम जानते थे। ठीक है, इस डीलोकलाइजेशन को अगर हम देखें तो कॉन्जुगेटेड सिस्टम में, इसको हम कॉन्जुगेटेड सिस्टम में पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन कहते हैं। लेकिन हम जो देखने चल रहे हैं उसमें क्या होता है, पाई इलेक्ट्रॉन का कॉन्जुगेटेड सिस्टम नहीं रहता। अब देखो यहां पे पाई है, फिर यहां पर कोई पाई नहीं है, फिर भी इस सिग्मा इलेक्ट्रॉन का इधर से इधर डीलोकलाइजेशन हो जाता है। ठीक है ना? तो ऐसे डीलोकलाइजेशन को हम हाइपर कॉन्जुगेशन कहते हैं। अति कर दिए, जबरदस्ती पड़ोसी बना लिए, अति करना, हाइपर होना, ये इस पे डीलोकलाइज हो रहा है जबकि ये पाई बांड नहीं है। तो किसी जो है अगर हम देखें तो हाइपर कॉन्जुगेशन जैसे सामान्य रेजोनेंस है पुरानी परंपरा का, वैसे ये भी है, बट इन दोनों में अंतर क्या है, इसमें सिग्मा इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होता है पाई ऑर्बिटल या पी ऑर्बिटल में। जो ऑर्बिटल पाई बांड बनाए रहते हैं उसको पाई ऑर्बिटल कहते हैं, या रिक्त है, पी कक्षक है, रिक्त है तो पी ऑर्बिटल, या लोन पेयर उपस्थित है तो पी ऑर्बिटल। तो ये इसमें जो है हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर का डीलोकलाइजेशन है पाई अथवा पी ऑर्बिटल में, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन पेयर किसके हैं, सिग्मा बांड के। सिग्मा और पाई ऑर्बिटल के बीच इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन, यहाँ पाई पाई के बीच और यहाँ सिग्मा और पाई के बीच, इसलिए इसको हम सिग्मा पाई रेजोनेंस भी कहते हैं। एक साल आईआईटी के पेपर में पूछा गया है कि सिग्मा पाई रेजोनेंस किसे कहते हैं, तो हाइपर कॉन्जुगेशन को सिग्मा पाई रेजोनेंस भी कहते हैं। इसमें सिग्मा बांड और ये पाई बांड, तो सिग्मा बांड का इलेक्ट्रॉन पेयर डीलोकलाइज हो पाई ऑर्बिटल में या पाई बांड वाले ऑर्बिटल में, तब हम उसको क्या कहते हैं, सिग्मा पाई रेजोनेंस, और ये जो है हाइपर कॉन्जुगेशन। तो अगला पॉइंट देखिए, हाइपर कॉन्जुगेशन क्लासिकल रेजोनेंस से अलग होता है। हाइपर कॉन्जुगेशन में भी इलेक्ट्रॉन युग्म का डीलोकलाइजेशन, इलेक्ट्रॉन युग्म डीलोकलाइज होता है रेजोनेंस की तरह ही, क्लासिकल अनुनाद जो पुराना है उसकी तरह ही, लेकिन यहां पर सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पेयर का पी या पाई ऑर्बिटल में ट्रांसफर होता है। ठीक है, डीलोकलाइजेशन। तो अगला हाइपर कॉन्जुगेशन,
एक प्रकार का रेजोनेंस अनुनाद है, किंतु इसमें सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन युग्म का पाई अथवा पी कक्षक में डिलोकलाइजेशन होता है। सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन युग्म का सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन युग्म का पाई या पी कक्षक ऑर्बिटल में डिलोकलाइजेशन होता है अतः इसे क्या कहते हैं? अतः इसको सिग्मा पाई रेजोनेंस कहते हैं। ठीक है, किस नाम से जानते हैं? सिग्मा पाई रेजोनेंस के नाम से, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन पाई या पी ऑर्बिटल में प्रवेश करता है। क्लियर है? कोई दिक्कत? देखिए, ये सिग्मा बॉन्ड और ये पाई बॉन्ड, ठीक है। अब ये बताइए, जैसे पाई बॉन्ड में तो ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन होते ही है ना, पाई बॉन्ड में ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन है, तो पाई ऑर्बिटल में तो 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन कहां से किस में लेता है? एंटी बॉन्डिंग में। ध्यान देंगे, किसी भी बॉन्ड ऑर्बिटल का एक एंटी बॉन्डिंग भी होता है। जैसे पाई बॉन्डिंग है तो पाई एंटी बॉन्डिंग भी होगा। तो ये सिग्मा बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन पेयर पाई एंटी बॉन्डिंग में जाता है। दूसरा क्या हो सकता है? जैसे यहां वैकेंट ऑर्बिटल, ये वैकेंट, ये पी ऑर्बिटल है, सिग्मा बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल। तो सिग्मा बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन युग्म पाई बॉन्ड के एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में या वैकेंट पी ऑर्बिटल में जाता है। कोई दिक्कत? क्या हो भानु प्रताप सिंह? गब्बर सिंह के आते ही कुर्सी गायब, गब्बर सिंह आए नहीं कि कुर्सी गायब। ठाकुर की गब्बर सिंह के आते ही ठाकुर की कुर्सी गायब। और त्यागी कहां गए हैं? अच्छा, चलिए देखते हैं, नहीं तो 1-2 दिन में जब तक चल जाए, नहीं तो क्लासरूम चेंज कर लेते हैं, वहां चलते हैं। एक लाइन लिख लीजिए, सिग्मा इलेक्ट्रॉन युग्म पाई एंटी बॉन्डिंग अथवा रिक्त पी कक्षक में डिलोकलाइज होता है। पूछा जा सकता है ये वाला कि सिग्मा इलेक्ट्रॉन हाइपर कॉन्जुगेशन में सिग्मा इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज होके किसमें जाता है? पाई एंटी बॉन्डिंग में नहीं, और या तो रिक्त पी कक्षक में। ऊपर मिटा दे। एक लाइन, सिग्मा इलेक्ट्रॉन युग्म का डिलोकलाइजेशन पाई एंटी बॉन्डिंग या रिक्त वैकेंट पी ऑर्बिटल
में होता है, ठीक है ना। पी ऑर्बिटल में इसका डिलोकलाइजेशन होता है। कहीं से कोई डाउट किसी को हो तो पूछ लेगा, ठीक है। नए बच्चे जरूर पूछ लेंगे, जो पुरानिए हैं उनको कोई बात नहीं है कि नहीं। अब वो भी चाहे पूछ सकते हैं बेशर्मी करके। बोलिए भाई संदीप। अब संदीप के बाल पहले एकदम नहीं थे, बाल आ गए हैं इनके काफी। अगर कोई कुछ जानना चाहता हो बाल आने का गुण तो राज तो उनसे पूछ सकता है। मिटा दे, मिटा देना। देखिए अगला जो है, अगर जब सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन युग्म का डिलोकलाइजेशन होता है, सिग्मा बॉन्ड है और ये पाई, जब ये डिलोकलाइज होके यहां जाता है तो ये आगे भागता है और ऐसा। ठीक है ना, पोलरिटी बढ़ गई। अभी ये नॉन पोलर था, अब इस किनारे पर धन, इस किनारे पर माइनस, पोलर हो गया, ठीक है ना। तो कुछ पूछना है क्या बेटा? हम जब पत्रकारों की तरह हाथ उठाए वैसे हम लोग कुछ पूछना है। तो यहां पर देखिए हाइपर कॉन्जुगेशन में जो कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड है वो ब्रेक कर जाता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? नो बॉन्ड। यहाँ कोई बॉन्ड नहीं, नो है बॉन्ड, ठीक है ना। हाइपर कॉन्जुगेशन में जो कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड है वह टूट जाता है, अतः इसको हम नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहते हैं। क्लियर है? हाइपर कॉन्जुगेशन में जो सामान्य कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड टूट जाता है, अतः इसे इसको नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहते हैं। नो बॉन्ड रेजोनेंस, ध्यान देंगे बॉन्ड खत्म हो जा रहा है। अगला एक पॉइंट देखिए, हाइपर कॉन्जुगेशन एक काल्पनिक परिघटना है। जैसे इससे ये मिला ना, फिर इससे ये मिलेगा, तो ये विभिन्न हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर है। जैसे रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं वैसे हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर, हम इसको तोड़ करके इधर डिलोकलाइज करके अगला स्ट्रक्चर प्राप्त किए, तो ये कौन सा है? हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर कहेंगे। फिर यहाँ टूटेगा, यहाँ टूटेगा, अगले बनेंगे, तो वो विभिन्न हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर कहलाते हैं। तो हाइपर कॉन्जुगेशन जो है एक काल्पनिक परिघटना है। विभिन्न हाइपर कॉन्जुगेटिव संरचनाओं को हम अलग प्राप्त नहीं कर सकते, उनको अलग करना एक दूसरे से संभव नहीं होता है, उनका वास्तविक अस्तित्व नहीं होता। रियल में हम H प्लस आयन इसको अलग कर लें ऐसा, इनका कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं होता, रियल एग्जिस्टेंस इनका नहीं है, ये केवल काल्पनिक संरचनाएं हैं, ठीक है ना। अब कुछ लोग सोच रहे हैं साला जब काल्पनिक है तो इसकी क्या जरूरत थी ना। दिमाग में आ रहा है बेटा ना, सबके दिमाग में आ रहा है, जब ये काल्पनिक है तो ऐसी कल्पना करने की क्या आवश्यकता जो एग्जिस्ट ही नहीं करता, जिसका अस्तित्व ही नहीं है। अब एक प्रश्न आपके सामने है, उसका जवाब आप दीजिए, फिर हम आगे बढ़े। प्रकृति में जितनी घटनाएं परिघटनाएं चलती हैं, हवा का बहना, बरसात का होना ना,
जितनी भी तूफान आना, आंधी आना, ठंडी का आना, धूप का आना, सूर्योदय सूर्यास्त ना, चंद्रमा का निकलना, ये सब प्राकृतिक परिघटनाएं हैं। इनके पीछे कौन सी शक्ति है? पृथ्वी को कौन घुमा रहा है सूर्य के चारों तरफ पकड़ के? चंद्रमा को पृथ्वी के चारों तरफ, हवा को कौन ले जाता है? पानी को कौन बहाता है? बरसात कौन टपकाता है? इन सब के पीछे कौन सी शक्ति कार्य कर रही है? इसके लिए हम यानी कि एक ऐसी शक्ति की परिकल्पना करते हैं जो सर्वशक्तिमान है, और उसको क्या कहते हैं? ईश्वर। हम एक ऐसे शक्ति की परिकल्पना करते हैं जिसे ईश्वर मानते हैं, और हम कहते हैं यही शक्ति इस पूरी घटना परिघटना को चला रही है। क्योंकि हमें पता नहीं है, हमारा ज्ञान परा विज्ञान है, हमारा ज्ञान वहां तक अभी पहुंचा नहीं है, तो हम ऐसा मानते हैं कि इन सब के लिए कोई एक न एक अदृश्य शक्ति उत्तरदायी है। ठीक उसी प्रकार से जो विभिन्न यौगिक हैं या उनके जो गुण व्यवहार प्रदर्शित होते हैं, उनकी संरचनात्मक विशेषताएं हैं, उन सब की व्याख्या भी आगे देखेंगे। अगर आपको संतोषजनक तरीके से करनी है, इस परिघटना, इस काल्पनिक परिघटना को आपको स्वीकार करना ही पड़ेगा, है कि नहीं? बोलिए भाई। जैसे ये सबसे तगड़े हट्टे कट्टे हैं, चलो अच्छा वे नए हैं, इनको कुछ नहीं करना, आलोक देख लीजिए 1.5 के बराबर अकेला है, आलोक खिड़की से निकल जाए, अगर दरवाजा बगैर खोले खिड़की से निकल जाए तो हम क्या मानेंगे? शायद बजरंग बली की तरह यह भी अपने शरीर को छोटा कर लेते हैं। बगैर यह माने हम इसकी व्याख्या कर ही नहीं सकते कि आलोक खिड़की से बाहर निकल गए। अगर खिड़की में जो जाली लगी है उससे बाहर निकल गए, इसका मतलब कि अपने हमें अब किसी मानव के लिए ऐसा संभव नहीं वो अपने शरीर को छोटा कर ले, बड़ा कर ले, या तो वो देवता हो या राक्षस हो, दो में से क्या हो सकता है। लेकिन अगर ये मानव हैं और अपनी शरीर को छोटा कर ले रहे हैं, तो हम ऐसा मानेंगे, ऐसी परिकल्पना करेंगे कि ये शायद मानव नहीं, ये शायद राक्षस हैं या शायद देवता हैं। ये काल्पनिक मानव हो गए ना, ये अपने शरीर को छोटा बड़ा कर रहे हैं, ऐसी हम परिकल्पना करेंगे। ठीक उसी प्रकार से अगर किसी यौगिक के समस्त संरचनात्मक और विशेषता हो या उसके गुण व्यवहार हो, उनको व्याख्या करने के लिए हमें किसी काल्पनिक परिघटना को स्वीकार करना पड़ रहा है, किसी एक ऐसी होने वाली क्रिया प्रक्रिया को स्वीकार करना पड़ रहा है जो वास्तव में हम देख नहीं रहे हैं जिसको, तो हम उसी को क्या कर रहे हैं? ये हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है ना? यहाँ पर चलिए मिटा दे, तो एक लाइन लिख लीजिए। हाइपर कॉन्जुगेशन एक काल्पनिक परिघटना है। विभिन्न हाइपर कॉन्जुगेटिव संरचनाओं का कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं होता है। हाइपर कॉन्जुगेशन एक काल्पनिक घटना है। विभिन्न संरचना, विभिन्न हाइपर कॉन्जुगेटिव संरचना का, हाइपर कॉन्जुगेटिव संरचनाओं का वास्तविक अस्तित्व, रियल एग्जिस्टेंस, अस्तित्व नहीं होता। अस्तित्व नहीं होता है। ठीक है ना? इनका वास्तविक अस्तित्व नहीं होता है। कोई दिक्कत? अब हम देखेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन कहां पर पाया जाएगा, हाइपर कॉन्जुगेशन की शर्तें क्या है। क्या हर जगह, क्या बेटा गर्मी है? कोई बात नहीं, ठीक है ना? जो वो नए दौर का सूरज है सुबह लाएगा जिसने हाथों को मसालों सा जलाया होगा, है कि नहीं? वो नए दौर का सूरज है सुबह लाएगा जिसने हाथों को मसालों सा जलाया होगा। जो जलाएगा, जो मरेगा वही स्वर्ग जाएगा, जो मरेगा वही स्वर्ग जाएगा, जो जलेगा वही चमकेगा। तो जो अब वो जो जितने नीचे जाएगा उतने वो ऊपर जाएगा, वो स्वर्ग में जाता है। ठीक है ना? अब तो
इसलिए गर्मी, ठंडी, बरसात झेल के जो आगे अपना प्रयास जारी रखेगा वही आगे बढ़ेगा। समझ रहे हैं? हम लोग जब बीएससी की परीक्षा देते थे तो यही जुलाई अगस्त में बीएससी की परीक्षा उसमें होती थी। अब तो सेशन शायद राइट टाइम हो गया है। पहले हम लोगों के समय में जुलाई अगस्त सितंबर के बीच में बीए बीएससी की परीक्षाएं होती थी। तो परीक्षा के समय हम लोग एक पंखा रहता था कमरे में, टेबल फैन, और आगे से हवा देता था, नीचे हवा नहीं लगता था। लकड़ी का चेयर, लकड़ी की कुर्सी, लाइब्रेरी वैब्रेरी का तब कोई कंसेप्ट ही नहीं था। तो चद्दर बिछा करके उस लकड़ी की कुर्सी पे, उसी पे चद्दर लपेट के रख करके उसी पे बैठ के पढ़ते थे। तो पूरी चद्दर पसीने से भीग जाती थी। समझे ना? पूरी चद्दर पसीने से भीग जाती थी। और जब दोपहर में रात भर पड़े रहते थे, दोपहर में जब सोते थे बिजली कट गई तो पूरा बेडशीट पसीने से डूब जाता था, नींद खुलती नहीं थी। इतनी तगड़ी नींद रहती थी, खुलवे नहीं करती थी। बिजली आई कि गई समझे नहीं आता, समझे ना? तो जब आप जितना परिश्रम करेंगे आप उतने आगे बढ़ेंगे, जितने नफासत करेंगे उतने पीछे जाएंगे। चाहे खाने पीने में नफासत करेंगे स्वास्थ्य खराब होगा। हमारे यहाँ एक लड़की रहती है, वो कहीं की वो जो कमरा ली थी उसमें किचन नहीं है, किचन उसमें नहीं है, टॉयलेट अटैच है, किचन नहीं है। खाना नहीं बनाती थी, यही बहाना लगा के कि कमरे में किचन नहीं, कहाँ खाना बनाए। ऑनलाइन मंगाती थी, सब मंगा के खाती थी। पैसा माँ बाप का खर्च होता था। वो 6 महीने से बीमार है, लीवर में दिक्कत आ गई, गांव चली गई है। अब कहीं सर क्या बताएं, बहुत परेशान है, कमरे में भी ताला लगाई है, किराया भेजती रहती है। क्या बताएं, बड़ी दिक्कत है। और अब देखिए एक हफ्ते 10 दिन में आ रहे हैं, वह काफी सही हो गए हैं। सर हमें कोई किचन वाला कमरा मिल जाता तो हम खाना बना के खाते। हमने कहा चाहो तुम्हें किचन वाला कमरा दे देंगे। तो जितने ये लड़कियां पिज्जा छाप, चाउमीन छाप, मोमोज छाप, जोमेटो छाप, स्विगी छाप, सबको हमने समझाया सुधर जाओ, नहीं एग्जाम आते आते हीमोग्लोबिन कम, चक्कर आने से में कई को आता था, लीवर में स्वेलिंग, सारी बीमारियां होंगी। इनको पैसे कलर के बेचारे चावल समोसा और अदरक लहसुन प्याज मिला के खा लिए, अपना फिट हो जाता। इनको क्या करें बेचारे, इनके पास पैसे नहीं रहता, पैसे नहीं रहता, पैसा कम जिम्मेदारी बड़ी। देखिए कैसे, एक तो ये अपना मोबाइल चार्ज करावे, 3 उन लोगों का, 3 ठो दूसरे का मोबाइल चार्ज करावे, एक भैया साली का, एक उनका जो बीएससी में पढ़ी थी, एक उनका जो अगले क्लास में पढ़ी थी, या लाज के सामने रहती है। और दुई को नाश्ता पहुंचावे रोज बेचारे, 3 मोबाइल चार्ज कराए, दुई को सुबह नाश्ता पहुंचावे, शाम को कोल्ड ड्रिंक पिलावे, नाश्ता पहुंचावे, पिज्जा खिलाए, सब बर्बाद है बेचारे इसी में। देख लीजिए शिवम का, शिवम लूटे पड़े हैं, है कि नहीं? लड़कियों का क्या है, पापा तो बेटियों को बहुत पैसा देते हैं, पापा एकदम दिल खोल पैसा बेटियों को देते हैं। बेटों को जितना पैसा, अगर 10,000 दिए तो 20 ठो गाली देंगे, हर 1000 पीछे एक गाली देते हैं। अगर हम गलत बोल रहे हैं बताइए, एक गाली देंगे तो 1000 रुपये, आप 5 कहे तो 5 गाली। जैसे किसी महीने में कहे पापा की 2000 ज्यादा दिए तो साले पढ़ना लिखना एक अच्छा नहीं, 2000 इनको ज्यादा चाहिए, मूर्ख कहेगा, पैसा जैसे पेट में फरता है, कितनी मेहनत से आता है। 10 बात सुनाएंगे तब 2000 बढ़ा के देंगे, प्रशांत से पूछ लीजिए, सबका हम जानते हैं। और ये ऐसे लोग हैं जो एक को मोबाइल रिचार्ज नहीं कराते, तब ये स्थिति है, बगैर गाली सुने 2000 रुपया ज्यादा नहीं पाते हैं। और जो मोबाइल रिचार्ज कराते हैं उनकी बात छोड़ दीजिए। लड़कियों की क्या स्थिति है, पापा बैंकर पैसा, दीदी, मौसी, बुआ, जीजा कहेंगे एटीएम लेते जाओ, जितना पैसा हो अपने निकाल लिया कर दो। चाचा भी दे देते हैं, चाची तो नहीं देती लेकिन चोरी से चाचा भी दे देते हैं। इतने 6-7 तो इनके सोर्स हैं पैसे के। और इनके बेचारे एक जीजा है पैसा सब भेजते हैं दुबई देके, तो 5 बार हिसाब किताब लेते हैं, कितना पढ़े कितना नहीं, कोचिंग कब गए कब आए, इतना हिसाब किताब ले लेते हैं। बेचारे दुबई जी क्या करें, सुसाइड करने की स्थिति आ जाती है, ये स्थिति है। तो लड़कों को बेटा बड़ी मुश्किल से पैसा मिलता है, समझो ना। ये बेचारे सुबह चावल तल, अभी जाएंगे चावल तलेंगे, रास्ते में दूर से समोसा लेके जाएंगे, चावल उबालेंगे, उसमें समोसा डालेंगे, मिर्चा अदरक धनिया तेल, इतना खूब सरसों का तेल मिलाएंगे और खा के सो जाएंगे।
फिर 4 बजे जगेंगे, नहाए धोएंगे, 1 घंटे पढ़ेंगे, उसका मैसेज आ जाएगा कि आज वहां हमको वो खाना है। अच्छा चलो निकल दिए, पैसा नहीं यार, जरा हमारे अकाउंट में 500 ट्रांसफर कर दो गुरु, बस 10 दिन पैसा आ रहा है, यहीं से पैसा मांगे लेके चल दिए। ये स्थिति लड़कों की है, उधार मांग मांग के खिलाते हैं। बताओ भैया गलत बोल रहे हैं? बताओ, एकदम सही बात है। नागराज छोड़ के, नागराज चलिए देखते हैं। अब जिसके बेचारे के पास पैसा नहीं है क्या करता है? चुड़ैल के हाथ है, चाट वाला क्या एक प्लेट खरीदता है, कहता है तुम खा लो, हम नहीं खाएंगे, तो बेचारी खाती उसी से 8 चम्मच खिला भी देती है। एक प्लेट में दोनों काम चला लेते हैं, क्या करें, जो मजबूरी समझते हैं। चलिए हाइपर कॉन्जुगेशन की शर्त है। हाइपर कॉन्जुगेशन की शर्त देखा जाए। हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या होता है? सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन युग्म का पाई ऑर्बिटल या रिक्त पी ऑर्बिटल में, अगर पाई में है तो एंटी बॉन्डिंग में जाएगा, और रिक्त है तो पी ऑर्बिटल में। तो हमें क्या चाहिए? एक पाई या पी ऑर्बिटल हो और उसके बगल वाले कार्बन पर एक सामान्य कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड हो। ठीक है ना? देखिए जैसे ये है, ठीक है, ये इसका इलेक्ट्रॉन इसके पाई एंटी बॉन्डिंग में जाता है। ध्यान दीजिए, पाई एंटी बॉन्डिंग, तो बगल में पाई बॉन्ड होना चाहिए। दूसरा, यह इलेक्ट्रॉन सिग्मा बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन युग्म, ये जो है इसमें, तो ठीक ना? तो हमें क्या चाहिए? एक कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड या एक सामान्य सिग्मा बॉन्ड और उसके बगल वाले कार्बन पर एक पाई बॉन्ड या रिक्त पी कक्षक। ऐसा भी होता है जैसे अगर क्लोरीन कहीं जुड़ा है, फ्लोरीन जुड़ा है, ठीक है ना? तो ये इधर भी आता है, इधर भी जाता है। इसको हम हाइपर कॉन्जुगेशन, इसको रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन। अगर विपरीत दिशा में जा रहा है तो रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन, इसको रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन, और इसको हाइपर कॉन्जुगेशन। तो ध्यान देंगे, हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए पाई अथवा पी कक्षक के बगल वाले कार्बन पर, जिस कार्बन पर पी कक्षक हो या पाई कक्षक, उसके बगल वाले कार्बन पर एक सामान्य सिग्मा बॉन्ड उपस्थित होना अनिवार्य है। ठीक है ना? तो हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए पाई अथवा पी कक्षक वाले कार्बन के बगल वाले कार्बन पर एक सामान्य कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड की उपस्थिति अनिवार्य है। ठीक है ना? बोलिए भाई। कंचन देखते रहना बेटा, रिकॉर्डिंग बंद हो तो बता देना, मोबाइल पे देखते रहना। अब उधर हम जा नहीं पाएंगे, बार बार जगह नहीं है। ये भी अतिथि छात्रा है यहाँ की, गेस्ट स्टूडेंट। जैसे महीने 2 महीने में एक दिन चले आए, फिर चले गए, फिर 10-20-30 दिन में चले देखे मास्टरवा कुछ पढ़ा रहा है कि नहीं। मम्मी कहा है, अरे बिटिया कई महीना कोचिंग नहीं गई। मम्मी 1.5 महीना। अरे देख क्या मास्टरवा पढ़ा रहा है, भाग गया, जिंदा है कि नहीं, एक दिन चले जाओ देख आओ उसका भी। तो एक दिन चले आएंगे, फिर चली जाती है। फिर 10-20 दिन में कोई कहता है एक दिन देख आओ क्या चल रहा है, तो एक दिन आती है। हमें लगता है कि पूरे 2 साल में
या मतलब 20-25 दिन पर ही या 30 दिन, नहीं तो 50 दिन अधिकतम, उससे ज्यादा नहीं। मिटा दें। शर्तें क्या है? हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए, हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए पाई ऑर्बिटल या पी ऑर्बिटल, और मार्केट में हमको अक्सर मिलती है, घूमते टहलते, चाहे आप दारागंज जाओ चाहे कटरा जाओ, इनसे आप इन्हें जरूर मिलेगी। घूमना टहलना जारी रहता है और कोचिंग नहीं आ रहा के बगल वाले, देखिए जिसपे पी ऑर्बिटल है, पाई यानी पाई बांध जहां होगा ना वहीं पाई ऑर्बिटल होगा, और पी ऑर्बिटल जहां बांध न बना हो के बगल वाले कार्बन पर एक सामान्य कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हैलोजन सिग्मा बॉन्ड उपस्थित हो। ठीक है, अब देखिए जहां पर हाइपर कॉन्जुगेशन मिलेगा, सिग्मा बॉन्ड जहां होगा वहां sp2 या sp हाइब्रिडाइजेशन होगा ना, sp होगा या sp2 हाइब्रिडाइजेशन, सॉरी पाई बॉन्ड जहां पर होगा। संकरण निकालना जानते हो बेटा? नहीं जानते हो? अच्छा बताते हैं। जो पाई ऑर्बिटल होता है उसमें बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग दो होते हैं, तो एंटी बॉन्डिंग मिल जाएगा। ठीक है ना, जब पाई ऑर्बिटल होगा वही बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग दोनों बनते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो जाएगा पाई एंटी बॉन्डिंग में, ऑर्बिटल पाई ऑर्बिटल के एंटी बॉन्डिंग में, बॉन्डिंग में। हाँ पाई स्टार या पाई लिख लीजिए, मिटा दे। उठ के देख रहे हैं ये हो 1-2-3 साल में, 2-3 महीना में एक दिन आते हैं पढ़ने, इधर तो मतलब 5-6 महीने बाद दिखे। अब भाई पुलिस वाली भर्ती आएगी भाग जाएंगे, जैसे पुलिस भर्ती आई भाग जाएगी, एक बार पुलिस में कुछ उखड़ नहीं रहा है। अब की 6-7 महीने जब तक एग्जाम फाइनल नहीं हो रहा है, कहीं किसी परीक्षा में डाइवर्ट नहीं हो जाएगा, ये गारंटी मेरी है। सिलेक्शन होना है, बस आप ताकत से मन लगा दीजिए बस। चलिए देखते हैं, जैसे ये कार्बन कैसा होगा, ठीक है, और ये सिग्मा बॉन्ड, तो सिग्मा बॉन्ड के बगल एक पाई बॉन्ड है या sp2 हाइब्रिड कार्बन है, तो यहाँ हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होगा ये हाइपर कॉन्जुगेशन प्रदर्शित करेगा। या तो इनको हटा दीजिए या इसको हटा दीजिए पाई बॉन्ड को, तो हाइपर कॉन्जुगेशन समाप्त हो जाएगा। अगला देखिए CH3 CH3 CH3, यहाँ हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, इस पे कोई हाइड्रोजन है नहीं है, कार्बन हाइड्रोजन हैलोजन सामान्य बॉन्ड है नहीं है, तो ये नहीं प्रदर्शित करेगा। ठीक है ना, समझ पाए बेटा? समझ पाए? देखिए दूसरा, अगर हम इसको लें, यहां पर देखिए सिग्मा बॉन्ड और ये sp हाइब्रिड कार्बन, तो यहाँ पे भी हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, पाई बॉन्ड है ना, तो चाहे sp हाइब्रिड हो या sp2 हो, पाई बॉन्ड होना चाहिए। यह भी हाइपर कॉन्जुगेशन पूछा जाता है, निम्न में से कौन यौगिक हाइपर कॉन्जुगेशन प्रदर्शित करेगा, तो इस तरह के है तो हाइपर कॉन्जुगेशन प्रदर्शित करेंगे। और देख लीजिए